नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री प्रो कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12th एग्रीकल्चर का हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने जैविक खेती की परिभाषा और उसका महत्व के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो जैविक खेती का एक छोटा सा पार्ट रह गया, जिसमें हमें आज भारत में जैविक खेती का क्या फ्यूचर है उसके बारे में पढ़ना है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जीवांश खाद के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास को। जो हमारा पहले रह गया था भाई, भारत में जैविक खेती का क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या ऐसा हमारे लिए काम किया है, जिससे हमारे यहाँ पर जैविक खेती की जो संभावना है वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो बात करते हैं अप्रैल 2000 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत नहीं है भाई, ये भारत है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है भाई, 2000 अप्रैल 2000 में क्या किया गया, मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें जैविक उत्पाद के बारे में बातचीत की गई, जैविक उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई, है ना। फिर सरकार द्वारा 1 जुलाई 2001 में, कब, 1 जुलाई 2001 से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमाणीकरण के लिए 4 संस्थाओं का गठन किया। कितनी संस्थाओं का गठन किया, 4 संस्थाओं। और कब किया गया, 1 जुलाई 2001 से किया गया। ये 4 संस्थाएं कौन कौन सी है, पहली है स्पाइस बोर्ड। स्पाइस बोर्ड का मतलब होता है जो मसाले होते हैं, उस मसालों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम ये करता है, ठीक है। दूसरा है टी बोर्ड, चाय बोर्ड, है ना। अगला है कॉफी बोर्ड, इससे अगला है अपीडा, ठीक है। अपीडा देखो, स्पाइस बोर्ड मींस मसाला का बोर्ड है, टी बोर्ड चाय बोर्ड कहते हैं जिसे, कॉफी बोर्ड है, और अपीडा। अपीडा में आपको क्या हो सकती है, एक प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि एक तो अपीडा का फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय कहाँ है और ये क्या काम करता है। देखो, अपीडा अपने देश में मुख्यतः एक्सपोर्ट का काम करता है। जो हमारे यहाँ पर कृषि प्रोडक्ट उत्पाद किए जाते हैं, इन कृषि प्रोडक्ट को विदेशों में एक्सपोर्ट करने का ये काम करता है, कौन, अपीडा। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं अपीडा, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, नई दिल्ली में है। कहां पर है, नई दिल्ली में, ठीक है। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं अपीडा की, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या नाम है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट फूड, है ना। प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर मतलब जो कृषि से उत्पादित होता है, और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट फूड का मतलब हो गया कि भाई उन्हीं जो कृषि से उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट है उनको प्रोसेसिंग करके, जैसे मान लो टमाटर है, टमाटर की प्रोसेसिंग करके क्या बना सकते हैं, केचप बनाया जा सकता है। तो प्रोसेस्ड फूड क्या हो गया, केचप हो गया। एक्सपोर्ट बाहर बेचना, डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा का ये फुल फॉर्म है। कई बार ये क्या किया जाता है, आपके 12th में तो पूछता ही है, इसके साथ साथ जेट के एग्जाम और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में भी पूछ देता है इसकी एक तो फुल फॉर्म और इसका मुख्यालय के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो भारत सरकार ने इस योजना के दौरान क्या किया, जैविक खेती को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया, ठीक है। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय खेती पर अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की स्थापना की। कहां पर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। कहां पर की गई, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, जो किस पर अनुसंधान करता है, हमारे जैविक खेती पर अनुसंधान करता है, जिसकी स्थापना 2004 में
गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की। ठीक है, इसके बाद 18 जनवरी 2016 को 18 जनवरी 2016 को हमारा देश का एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। ये राज्य आपके नॉर्थ स्टेट है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है, मतलब उत्तर पूर्वी राज्य है। ये उत्तर पूर्वी राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। इसको देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछता है यहाँ से कि भाई हमारे देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्णतया जैविक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, और इसको कब घोषित किया गया, 18 जनवरी 2016 को घोषित किया गया। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, इसके बाद है कुछ योजनाएं भी हमारे देश में लागू की गई है ना। तो कौन कौन सी योजनाएं, जिसमें सबसे पहला नाम है राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। ठीक है, इस मिशन में हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जैविक खेती के बारे में प्रोत्साहित किया। फिर है परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय तिलहन बीज एवं ऑयल पाम मिशन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब आईसीआर ने जैविक खेती के नेटवर्क परियोजना को माध्यम से क्या किया, जैविक खेती को विभिन्न अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों का क्रियान्वित किया जा रहा है। मतलब इन विभिन्न कार्यक्रमों से जैविक खेती को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा किसानों को जैविक खेती करने के बारे में प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, तो ये हमारे थे जैविक खेती का फ्यूचर इंडिया के अंदर। आगे बात करते हैं कि भाई कितनी संभावनाएं हैं हमारे यहाँ पर जैविक खेती करने की, जैविक खेती करने की कितनी संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संसाधनों की उपलब्धता। भाई हमारे देश में अभी भी टाइम है, मतलब जैविक खेती की जा सकती है, इसकी अपार संभावनाएं, क्योंकि हमारे पास अभी भी संसाधन मौजूद हैं। हमारे पास देसी गायों की गोबर की खाद वगैरह, मुर्गी की खाद, बकरी की खाद, मतलब हर प्रकार की खाद्य उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ हम जैविक कीट रसायन भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारी जो मृदा है वो इतनी भी उर्वरक फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जिससे वो खराब हो चुकी है, अभी भी उसको क्या किया जा सकता है, जैविक खेती पर लाया जा सकता है। तो हमारे पास संसाधनों की उपलब्धता है। दूसरा, प्रति इकाई क्षेत्र में पेस्टिसाइड और उर्वरकों की कम मात्रा का उपयोग। अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश में क्या है, अभी प्रति इकाई क्षेत्र में पेस्टिसाइड और उर्वरकों का उपयोग कम किया जा रहा है, जिससे क्या है कि हम आसानी से अपने खेतों को वापस किस पर ला सकते हैं, जैविक खेती पर ला सकते हैं। अगला है कार्बनिक अपशिष्टों की उपलब्धता। कार्बनिक अपशिष्टों की उपलब्धता का मतलब है भाई कि हमारे पास जैविक खाद खूब मौजूद है, क्योंकि कोई भी किसान क्या करता है, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है। तो पशुओं से प्राप्त होने वाला जो गोबर है या उसका जो मल मूत्र है उसका उपयोग अपन किस में कर सकते हैं, खेतों में एज ए जैविक फर्टिलाइजर के तौर पर उपयोग कर सकते हैं। अगला है निर्यात की संभावना। भाई हमारे देश में विविधता वाला देश है, हमारा जो देश है वो कैसा है, विविधता वाला देश है। विविधता का मतलब है हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्यों की अलग अलग जलवायु कंडीशन पाई जाती है, और उन अलग अलग जलवायु कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग फसलें बोई जाती हैं, अलग अलग फ्रूट क्रॉप्स होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ से लगभग लगभग सभी प्रोडक्ट मिल जाते हैं और इसको निर्यात भी कर सकते हैं। अगला है प्रमाणीकृत संस्थाओं की उपलब्धता। भाई अगर आप जैविक खेती करते हो तो जैविक खेती करने के लिए उसका जो प्रमाण पत्र देना होता है जैविक खेती का, तो वो प्रमाण पत्र देने की संस्थाएं भी उपलब्ध है। ठीक है, ये जो अभी पिछले वाली स्लाइड में अपन ने 4 संस्थाएं पढ़ी थी, अब इस संस्थाओं के अंडर में और भी कई सारी संस्थाएं काम करना स्टार्ट कर दिया। लगभग अगर बात करूं तो 30 से 35 ऐसी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, जैविक खेती को प्रमाण पत्र देती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे यहाँ की संभावनाएं। भाई संसाधन उपलब्ध हैं, अभी अपन ने इतना खाद जो रसायन है वो इतना यूज नहीं लिया कि हम जैविक खेती पर नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। कार्बनिक अपशिष्ट भी अपने पास खूब है, निर्यात की संभावना है और सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं भी हैं हमारे पास। तो ये थे हमारे जैविक खेती के जैविक खेती की संभावनाएं। ठीक है, आई होप जैविक खेती का ये जो टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। जैविक खेती से क्या क्या प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। जैविक खेती में आप क्या करो,
जैविक खेती की परिभाषा याद कर लो, जैविक खेती से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ लो, इनका फ्यूचर पढ़ लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं जीवांश खाद की। जीवांश खाद किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, जीवांश का मतलब होता है जीवों का अंश, अर्थात जो पदार्थ जीवों से हमें प्राप्त होता है। जीवों का मल मूत्र हो सकता है, जीवों का जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों की बात करें, पेड़ पौधों की पत्तियां टहनियां हो सकती हैं। तो वह पदार्थ जिनको मृदा में मिलाने से मृदा में किसकी उपलब्धता बढ़ जाती है, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसको हम खेतों में मिलाने पर मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, जैविक पदार्थ कहा जाता है। जिसमें नीम की खली आ सकती है, आपके कंपोस्ट खाद आ सकती है, वर्मी कंपोस्ट आ सकती है, FYM आ सकती है, इन सबको क्या कहा जाता है, जीवांश खाद कहा जा सकता है। एक लोकोक्ति है जिसमें क्या लिखा गया है, खाद पड़े तो खेत, नहीं तो मिट्टी रेत। अर्थात जहां जिस भूमि के अंदर खाद होता है ना, जिस भूमि के अंदर जैविक खाद होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, खेत कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, खेत। और जिस भूमि में जैविक खाद नहीं है वहां की उसको क्या कहा जाए, मिट्टी या रेत कहा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, खाद पड़े तो खेत, नहीं तो मिट्टी रेत। अर्थात खेत खाद से बनता है, नहीं तो केवल वो मिट्टी या रेत ही रह जाती है। अर्थात खाद से ही खेत की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, क्योंकि भाई खाद से क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। खाद की परिभाषा क्या कहते हैं, पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वे सभी कार्बनिक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की क्या बढ़ाते हैं, उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं, खाद कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, खाद। अगर खाद की बात करूं ना, तो खाद भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की खाद होती है आपके, दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थूल कार्बनिक खाद और दूसरी होती है सांद्र कार्बनिक खाद, ठीक है। क्या होती है, देखो, एक होती है स्थूल कार्बनिक खाद और एक होती है सांद्र कार्बनिक खाद, ठीक है। अब देखो, स्थूल कार्बनिक खाद से क्या मतलब होता है, स्थूल कार्बनिक खाद का मतलब ये होता है कि ये खाद होती है ना, ये मात्रा में बहुत ज्यादा उपयोग में लेनी पड़ती है ना, मात्रा में बहुत ज्यादा उपयोग में लेनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग में लेते हैं तो थोड़े से पोषक तत्व मिलते हैं हमें। जैसे कि बात करें तो FYM हो गई, है ना, आपके कंपोस्ट हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, तो इन सबको क्या कहा जाता है, स्थूल कार्बनिक खाद कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या है भाई, इसको FIM है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, टन की मात्रा में खेतों में उपयोग लेते हैं, ना, कितनी टन की मात्रा में खेतों में उपयोग लेते हैं और इससे थोड़े से पोषक तत्व मिलते हैं। दूसरा है सांद्र कार्बनिक खाद। क्या है, सांद्र कार्बनिक खाद। सांद्र कार्बनिक खाद का मतलब होता है जो इसकी क्वांटिटी ली जाती है ना, वो कम मात्रा में ली जाती है, इनका उपयोग कम मात्रा में करते हैं और अधिक से अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं इनसे। इसमें क्या क्या आ जाती है, आपकी जितनी भी खलियां हैं, जितनी भी खलियां हैं, अब खलियों में कौन कौन सी खलियां आ जाती हैं, आपके सरसों की खली आ जाती है, सरसों की खली, है ना, नीम की खली, सरसों की खली है, नीम की खली है, कपास की खली है, हड्डी चूर्ण है ना, रक्त चूर्ण है, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, सांद्र कार्बनिक खाद में आ जाते हैं। देखो, अब खलियों की बात करें तो खलियां क्या कहलाती है, जो तेलीय बीज होते हैं जिनसे तेल निकलता है, ऐसे बीज जिनसे क्या निकलता है, तेल निकलता। तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ बचता है ना, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, खलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खलिया कहा जाता है, जिसमें सरसों की खली, नीम की खली, कपास की खली, हड्डी चूर्ण आ सकता है, रक्त चूर्ण आ सकता है। इन सब का प्रयोग हम जब खेतों में करते हैं तो इसमें से अच्छी मात्रा में हमें क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। दोनों में बस इतना ही फर्क है कि इसका उपयोग खेतों में ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा उपयोग प्लस कम पोषक तत्व, कम पोषक तत्व। और वहीं सांद्र कार्बनिक खाद की बात करें तो कम उपयोग
और ज्यादा पोषक तत्व, ज्यादा पोषक तत्व। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। जब स्थूल कार्बनिक खाद आ जाए तो ज्यादा उपयोग करते हैं और इससे कम पोषक तत्व मिलते हैं। सांद्र कार्बनिक खाद आ जाए तो कम उपयोग करते हैं और ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, और इनके एग्जाम्पल याद करना। ठीक है, तो देखो, खाद का अभिप्राय प्राकृतिक पदार्थों से है। इनमें पशु और पक्षियों के मलमूत्र हो सकता है, पेड़ पौधों के अवशेष हो सकते हैं, हरा चारा हो सकता है, आदि के अवशेष सम्मिलित होते हैं। पहला है स्थूल कार्बनिक खाद, जिसमें क्या क्या आती है, गोबर की खाद आती है, कंपोस्ट, हरी खाद आती है, आदि सम्मिलित होती है। दूसरा है सांद्रित कार्बनिक खाद, जिसमें खड़िया आ जाती है, हड्डी का चूर्ण आ जाता है, आदि। खाद शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये संस्कृत के एक शब्द है, क्या, खाद्य। संस्कृत का एक शब्द क्या है, खाद्य। उससे इसकी उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति, खाद की उत्पत्ति हुई, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है भोजन। इसका मतलब क्या होता है, भोजन। अगर तुमसे पूछ ले कि खाद कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है, तो खाद संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से लिया गया। किससे लिया गया, संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है भोजन। इसका मतलब क्या होता है, भोजन होता है। ठीक है, जीवांश जो शब्द है, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है जीव प्लस अंश। जीव प्लस अंश अर्थात जीवों का अंश क्या कहलाता है, जीवांश कहलाता है। अतः जीवांश खाद उस खाद को कहते हैं जिसमें जीवों का अंश हो। ऐसी खाद को प्राकृतिक, जैविक या कार्बनिक खाद भी कहते हैं। भाई याद रखना, जीवांश खाद को आप प्राकृतिक खाद भी कह सकते हो, जैविक खाद भी कह सकते हो, और कार्बनिक खाद भी कह सकते हैं। जीवांश खाद में मुख्यतः गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट, खली, हड्डी चूर्ण की खाद, पोल्ट्री मतलब मुर्गियों की खाद, मछली की खाद, रक्त की खाद आदि खाद आती है। इसके साथ साथ जो जैविक उर्वरक होते हैं, जिसमें राइजोबियम हो गया, एजेटोबैक्टर हो गया, नील हरित शैवाल हो गई। ये जो एजेटोबैक्टर और राइजोबियम होते हैं, ये जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु। यानी कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको भी हम क्या कहते हैं, जीवांश खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवांश खाद कहते हैं। तो याद रखना भाई, कुछ जैविक उर्वरक जैसे राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, नील हरित शैवाल है, इनको भी हम क्या कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। ठीक है, अब जीवांश खादों का मृदा की भौतिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लो मैं मेरे खेत में जीवांश खाद यूज में लेता हूं, तो मेरे खेत की जो मृदा है उसकी भौतिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भौतिक अवस्था पर क्या प्रभाव, सबसे पहले बात करते हैं भूमि की संरचना पर। भूमि की संरचना में क्या होता है, सुधार होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे बेस्ट भूमि की जो संरचना होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपके ग्रेनुलर या क्रम्बी संरचना। कौन सी होती है, ग्रेनुलर या क्रम्बी संरचना, है ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गोलाकार संरचना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलाकार संरचना भी कहते हैं। याद रखना भाई इसको, है ना। सबसे बेस्ट जो संरचना मानी जाती है कृषि के लिए वो कौन सी, ग्रेनुलर या क्रम्बी संरचना, जिसको गोलाकार संरचना भी कहते हैं। अगर ये मृदा है आपके खेतों में, मृदा का ये संरचना है तो सबसे बेस्ट है। अगर मान लो कोई दूसरी संरचना होती है, जिसमें दूसरी संरचना खूब सारी है, जैसे 4 टाइप की संरचनाएं होती है। प्लेटी संरचना हो सकती है, सदृश्य प्लेटी हो सकती है, खंड सदृश्य हो सकती है। ठीक है, तो इसमें से सबसे बेस्ट कौन सी है, गोलाकार संरचना है। अगर आप क्या करते हो, आपके खेतों में जीवांश खाद डालते हो तो आपकी जो भूमि की संरचना है उसमें भी क्या होता है, सुधार होता है। दूसरा है मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि। अब जो खाद होती है वो खाद क्या करती है, इसके अंदर एक गुण पाया जाता है, ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। पानी को अपने अंदर क्या कर लेती है, ज्यादा से ज्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और पानी का वाष्पीकरण भी बहुत कम होने देती है। तो अगर मान लो जिस मृदा के अंदर जीवांश खाद होगा, उस मृदा में जब हम सिंचाई करते हैं तो लंबे समय तक पानी ये खाद क्या करती है, रिटेन करके रखती है, और पौधों को देती रहती हैं। तो कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है जिन खेतों में जीवांश खाद की अधिकता होती है। अगला है मृदा में वायु संचार में वृद्धि करती है। जो जीवांश खाद होती है ये क्या करती है, मृदा के अंदर रंध्र अवकाशों की संख्या में वृद्धि करती है। जब रंध्र अवकाश, किसी भी मृदा में रंध्र अवकाशों की संख्या में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होगी तो उनमें वायु का संचार भी बढ़ेगा।
अगला है पानी व वायु द्वारा मृदा अपरदन कम हो जाता है, जिससे मृदा संरक्षण भी होता है। जीवांश खाद क्या करती है, मृदा के कणों को बांधने का काम करती है आपस में। क्या करती है, मृदा के कणों को बांधने का काम। देखो, मृदा के कणों को बांध के रखती है, जिससे क्या नहीं होता है, मृदा का अपरदन नहीं होता है। जब मृदा का अपरदन नहीं होता है तो इसका मतलब जीवांश खाद है वो क्या करती है, मृदा को संरक्षित करने का भी काम करती है। ये ताप को नियंत्रण भी करती है भाई, ठीक है, न तो ताप को ज्यादा होने देती है न ही कम होने देती है। गर्मियों के दिनों में ये मृदा को क्या करती है, ज्यादा ठंडा नहीं होने देती, और गर्मियों के दिनों में ज्यादा गर्म नहीं होने देती है, जो अंकुरण को प्रभावित करता है, ध्यान रखना। अगला है पौधों की जड़ों का विकास अच्छे से होगा। अगर मान लो किसी मृदा के अंदर अगर मृदा कठोर नहीं होगी, भाई जीवांश खाद डालेंगे तो मृदा कैसी नहीं होगी, कठोर नहीं होगी। अगर आपने जीवांश खाद लंबे समय तक जीवांश खाद का प्रयोग नहीं किया तो धीरे धीरे आपके खेतों की मृदा कैसी होती जाएगी, कठोर होती जाएगी, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से क्या कर फैल नहीं पाएगी। अगर आपने खेतों में जीवांश खाद यूज में लिया तो क्या होगा कि मृदा कठोर नहीं होगी। जब मृदा कठोर नहीं होगी तो पौधों की जो जड़ें होगी वो आसानी से फैलेगी। जब पौधों की जड़ें आसानी से फैलेगी तो उसका विकास अच्छे से होगा। अगला भूमि में जल निकास अच्छा हो जाता है भाई। क्यों, जो खाद होती है वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जितनी बारिश होगी जितना पानी भरेगा वो पानी सब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो एक तरीके से ये जल निकास का भी काम करता है। तो ये थी मृदा की भौतिक अवस्था पर जीवांश खाद का प्रभाव। आगे हम बात करते हैं मृदा में अगर जीवांश खाद डालते हो तो रासायनिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो भूमि की रासायनिक अवस्था होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली बात है कि भाई जिस खेत में जीवांश खाद डालोगे तो सबसे पहले क्या फर्क पड़ेगा, उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। जो पौधों को आवश्यक है पोषक तत्व, उनकी पूर्ति के साथ साथ ये हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स की भी प्राप्ति होती है, जो विशेष लाभकारी होती है, ध्यान रखना है ना। ये क्षारीय मृदा के पीएच मान को कम करती है। क्षारीय मृदा का जो पीएच मान होता है उसको क्या करती है, ये कम करती है, जिससे मृदा किस ओर जाती है, उदासीनता की ओर जाती है। ठीक है, मृदा की क्षारीयता और लवणीयता में सुधार होता है। मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है ना, क्योंकि कार्बनिक खाद यूज में लेते हैं तो मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ विषैले पदार्थ पाए जाते हैं मृदा के अंदर, है ना, उन प्रभावों को भी कम करता है। कौन, जीवांश पदार्थ कम करता है। जीवांश खाद के उपयोग व अपघटन से मृदा में स्थिर तत्व विलयशील होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पौधों के मृदा के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पड़े रहते हैं, है ना, पौधों को प्राप्त नहीं होते। उन पोषक तत्वों को भी क्या करती है ये जीवांश खाद, तोड़ने का काम करती है, और तोड़कर उसको सरल कंपाउंड में चेंज करके किसको प्रदान करती है, पौधों को प्रदान करती है। मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता बढ़ाती है। देखो, उभय प्रतिरोधन क्षमता का मतलब ये होता है कि कोई भी विलयन होता है ना, उस विलयन में कुछ पदार्थ मिलाया जाता है। उस विलयन में कुछ ऐसा, या तो वो ज्यादा लवणीय होगा, ज्यादा क्षारीय होगा, ज्यादा अम्लीय होगा, तो उसमें जब मिलाया जाता है तो आसानी से पीएच को न तो कम होने देगा न ज्यादा होने देगा, है ना। अगर हम मैं सीधी सीधी बात करूं तो सीधी बात ये हो जाएगी, ये पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। कौन, ये उभय प्रतिरोधी क्षमता। उभय प्रतिरोधी क्षमता क्या करती है, मृदा के अंदर पीएच को बनाए रखता है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हम अम्लीय पोषक तत्वों, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। जैसे ही मान लो खेत में अम्लीय उर्वरक का प्रयोग किया तो खेत में एकदम से पीएच चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि खेत में उभय प्रतिरोधन क्षमता पाई जाती है, पीएच को आसानी से चेंज नहीं करने देता है। ठीक है, तो अगर इसकी मात्रा बढ़ानी है तो आपको अपने खेतों में किसका प्रयोग करना पड़ेगा, जीवांश खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला है मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि। देखो, मृदा में धनायन विनिमय क्षमता क्या होता है, ध्यान से देखना। क्योंकि मृदा के अंदर जो क्ले कण होता है, क्या होता है, क्ले कण होता है। इस क्ले कण में कौन सा आयन होता है, धनायन होता है। इस क्ले कण के ऊपर कौन सा आयन होता है, धनायन होता है। ये क्ले कण क्या करता है, अपनी ओर जितने भी धनायन होते हैं उन धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्ले कण पर कौन सा आयन होता है, ऋण आयन होता है, और ये अपनी ओर किन को आकर्षित करते हैं, धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किन को आकर्षित करते हैं, धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस तरीके से अब होगा क्या कि कुछ धनायन इनके चारों ओर एक परत बना देंगे। अब कुछ धनायन बाहर पड़े रहते हैं,
कुछ धनायन कहाँ पड़े रहते हैं, बाहर पड़े रहते हैं। अब इनको भी कहाँ आना है, यहाँ पर आना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनमें से किसी भी धनायन को यहाँ से बाहर भगाते हैं। ठीक है, मान लो ये इसको यहाँ आना था, तो इसको इस धनायन को ये क्या करेगा, बाहर भगाएगा। जब यहाँ से कुछ धनायन बाहर जाते हैं तो ये धनायन यहाँ आके बैठ जाते हैं। जो धनायन बाहर गया है, जो धनायन बाहर गया है वो किसको प्राप्त हो जाता है, वो आपके पौधों को प्राप्त कर लिया जाता है। पौधे इनको क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, क्ले कण के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, क्ले कण के ऊपर आपके होता है माइनस का चार्ज, और ये क्या करता है, प्लस हुआ चार्ज वाले को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो क्ले कण के चारों ओर एक परत बन जाती है, कौन सी परत, धनायनों की परत बन जाती है। अब जो बाहर पड़े धनायन होते हैं इनको भी अंदर आना होता है, तो ये क्या करते हैं, अंदर जो धनायन पड़े हैं पहले से इनको हटाते हैं। ठीक है, इनको हटाते हैं और वहां पर खुद आकर बैठ जाते हैं। जो धनायन यहाँ से हटकर बाहर गया, बाहर मतलब मर्दा विलियन में गया है। ठीक है, जो धनायन यहाँ से मर्दा विलियन में गया है उन धनायनों को कौन ग्रहण कर लेता है, पौधा ग्रहण कर लेता है। पौधा ऐसे डायरेक्ट धनायनों को ग्रहण नहीं करता है, पहले वो क्ले पार्टिकल पर जाते हैं, उसके बाद वहां से कहाँ जाते हैं, पौधों को द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, धनायन आ रहे हैं, धनायन जा रहे हैं, और धनायन पौधे के द्वारा लिए जा रहे हैं। इसको कहा जाता है धनायन का विनिमय, है ना। धनायन का क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, इधर से यहाँ, यहाँ से पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिए जा रहे हैं। जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना ज्यादा पौधों को क्या मिलेगा, पोषक तत्व मिलेगा, जिसको क्या कहा जाता है, धनायन विनिमय क्षमता। अगर ये प्रोसेस अपन को फास्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा, जीवांश खाद मिलाना पड़ेगा। क्योंकि जीवांश खाद क्या करता है, मिट्टी के अंदर या मृदा के अंदर धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि करता है। तो ध्यान रखना, ठीक है भाई। आगे लास्ट बात करते हैं जैविक अवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा, मृदा की जैविक अवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान से सुन, जिन खेतों के अंदर जीवांश खाद होगी तो उन जीवांश खाद को तोड़ने का काम करना पड़ेगा, है ना, जिससे पोषक तत्व रिलीज होंगे, पोषक तत्व रिलीज होकर पौधे को प्राप्त होंगे। तो इनको तोड़ने का काम कौन करते हैं, मृदा के अंदर जो लाभकारी जीवाणु है वो करेंगे। ठीक है, अगर मान लो किसी खेत के अंदर या मृदा के अंदर जीवांश खाद है ही नहीं, तो फिर वहां ये सूक्ष्म जीव होंगे क्या, नहीं होंगे। जिस खेतों में जीवांश खाद होगी उन खेतों में क्या होगा, इन लाभकारी जीवाणुओं की संख्या भी अधिक होगी। ठीक है, जब ये लाभकारी जीवाणुओं की संख्या अधिक होगी तो ये काम करेंगे, उसको तोड़ने का काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सूक्ष्म जीवों की क्रियाविधि में वृद्धि होगी। ठीक है, तो पहला क्या है, मृदा में लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, ये जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, पौधों को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व प्राप्त होंगे। जीवांश खाद सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा का काम करती है। ठीक है, जिससे सूक्ष्म जीव द्वारा मृदा में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, कौन, जैसे नाइट्रीकरण हो गई, अमोनीकरण हो गई, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गई, ये क्रियाएं ज्यादा से ज्यादा होगी। मृदा में वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी तेजी से किया जाता है। ठीक है, जैसे राइजोबियम जीवाणु है ना, राइजोबियम जीवाणु है, ये क्या करता है, राइजोबियम है, आपके एजोटोबैक्टर है ना, एजोस्पिरिलम है, ये सब क्या करते हैं, मृदा में रहते हैं और वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। अगला है जीवाणु जटिल पदार्थों का विच्छेदित कर आयनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ जटिल पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, इन जटिल कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने का काम करते हैं। तोड़ना मतलब अपघटन करते हैं। ये जब इनका अपघटन करते हैं तो ये सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, और सरल कार्बनिक पदार्थ से जो पोषक तत्व रिलीज होते हैं वो पोषक तत्व किसको प्राप्त होते हैं, पौधों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जीवाणु यहाँ पर काम करते हैं। तो ये थे इनके जैविक अवस्था पर प्रभाव मृदा पे, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जीवांश खाद का वर्गीकरण। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जीवांश खाद दो भागों में बटी हुई होती है, जिसको अपन स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्र कार्बनिक खाद कहते हैं, जिसको बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर और कॉन्सेंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर कहा जाता है। स्थूल कार्बनिक खाद में मैंने बताया था कि इनका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है और इनसे पोषक तत्वों की प्राप्ति कम होती है। और सांद्र कार्बनिक खाद में मैंने बताया था कि इनका प्रयोग कम किया जाता है और इनसे अधिक पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, स्थूल कार्बनिक खादें ऐसी जीवांश खाद हैं
जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब इनका प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी आती है? गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, मानव विष्ठा, चिड़ियों की बीज, ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सांद्र कार्बनिक खाद। ऐसी होती है जो जीवांश खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा तो क्या होती है? कम होती है, लेकिन पोषक तत्वों की मात्रा की बात करें तो इनमें अधिक होती हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो खलियां होती हैं, हड्डी का चूरा होता है, सूखा रक्त होता है, मछलियों की खाद होती है, तो ये सब होता है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो क्लास है वो यहाँ तक की रखते हैं। इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे? इससे आगे हम पढ़ेंगे कि जो खाद होती है उसको, खाद को बनाने की विधियां, कि भाई हम किन किन से खाद बना सकते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं, जिसमें हम FIM बनाने की विधि पढ़ेंगे, कंपोस्ट बनाने की विधियां पढ़ेंगे, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधियां पढ़ेंगे, हरी खाद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या इसमें डाउट रहता है आपका, और क्या ओपिनियन है आपका, वो सब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एग्रीप्रो जोधपुर, ठीक है। एग्रीप्रो जोधपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है, जहां पर हमारे क्लास के लिंक भी मिल जाएंगे आपको, और इसके साथ साथ क्लास के साथ साथ ये जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से ज्वाइन नहीं हो सकते तो मैं ऐसा करूंगा, जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है या फिर कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो? ज्वाइन हो सकते हो। तो एक बार से फिर से आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आई होप आप अच्छे होंगे। थैंक यू।